हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इस एग्जाम्पल में हमें क्या बताना है? प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। जैसे हमने रूट 2 को प्रूव किया था बस वैसे ही करना है, सेम वैसे ही मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करना है, मैंने बताया था पहले भी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे लेट अस एज्यूम रूट 3 इज़ रेशनल नंबर। ओके, रूट 3 हमारा रेशनल नंबर है। जो इस तरह के क्वेश्चन प्रूव करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग होता है कि जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट हम मान लेते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे नाउ वी कैन टेक इंटीजर्स। कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। मैं ए और बी ले रही हूँ, ए एंड बी। ठीक है, ये दो इंटीजर ले लिए और नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे? रूट 3 इक्वल टू में ए अपॉन बी हमने क्यों लिया है? क्योंकि रूट 3 को हमने रेशनल नंबर माना है और रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। क्लियर? ये डेफिनेशन हम कर चुके हैं। ये डेफिनेशन होती है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए अब ये करने के बाद हमें क्या करना है? स्केलिंग। क्लियर? तो करते हैं अब स्केलिंग। यहाँ से ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक काम कर लेते हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट लेते हैं, रूट 3 बी। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं। क्लियर? अब क्या करते हैं? स्केलिंग बोथ साइड्स। ये भी पता होगा स्केलिंग क्यों? ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि थ्योरम ले रहे हैं हम। थ्योरम में स्केलिंग वर्ड है तो स्केलिंग हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि पी स्केयर डिवाइड ए स्केयर वो वाली बात थी ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है? इसका स्केलिंग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसके अपॉन बी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्केयर की वैल्यू क्या निकलेगी? 3 बी स्केयर इक्वल टू में ए स्केयर। ठीक, इसको मान लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या करना है हमने? तो अब क्या करेंगे हम? दो हमारे पास आ गई इक्वेशंस, लिखेंगे हम देयर फॉर ए स्केयर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ए स्केयर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, एंड a is also divisible by, अगर a स्केयर उससे डिविजिबल हो रहा है तो a भी होगा किससे? 3 से। डिविजिबल बाय a is also divisible by 3। ठीक है, किससे? अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद हमें क्या करना है? अगेन हम कह सकते हैं सो वी कैन से ए इक्वल टू में 3c। जब रूट 2 लिया था हमने प्रूव किया था तो हमने 2c लिया था। यहाँ रूट 3 है तो हम 3c लेंगे। a इक्वल टू में 3c वेयर c इज़ एन इंटीजर। कोई भी इंटीजर हो सकता है। हमने क्यों लिया? क्योंकि c की जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट करें। लास्ट मैंने बताया था c की जगह पे 1 पुट करूँ, c की जगह पे 3c है, जैसे 2 करें 3 कुछ पुट करें हम इंटीजर वहाँ पे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये इसलिए हमने यहाँ पे 3c लिया है। क्लियर? तो इतना करने के बाद हमें क्या करना है? जो हमारी वैल्यूज़ है सेकंड नंबर पे उसमें हमने 3c पुट करना है। तो बस यहाँ पे लिखेंगे पुट a इक्वल टू 3c इन सेकेंड। ठीक है, तो अब a इक्वल टू 3c है तो a हमारा क्या है? यहाँ पे a स्केयर है तो 3c का स्केयर हो जाएगा इक्वल टू में 3b का स्केयर हो जाएगा।
तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया हमारा 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब ये दोनों क्रॉस होंगे 3 को हम 9 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अभी हमने निकाली b स्क्वायर इक्वल टू में 3c स्क्वायर। अब इसमें भी हम सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय, जैसे ऊपर हमने एयर में लिखा था इसमें भी लिखेंगे डिविजिबल बाय 3 एंड b इज़ आल्सो डिविजिबल बाय, अगर b स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है तो b भी आल्सो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, ये ज़रूर लिखना अकॉर्डिंग टू थ्योरम, क्योंकि ये पता होना चाहिए ना जो हम लिख रहे हैं वो हम क्यों लिख रहे हैं, अपने आप लिख रहे हैं या कुछ थ्योरम के बेस पे लिख रहे हैं। तो हमने थ्योरम जो पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये लिख दिया। इतना करने के बाद इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये दोनों डिविजिबल हैं तो a और b इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स कम से कम 3 तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, सो a एंड b हैज़ कॉमन फैक्टर 3, दोनों के कॉमन फैक्टर 3 हो गया। बट हियर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, हियर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, यहाँ अराइज होती है। क्यों होती है देखते हैं, बिकॉज कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुई कि a एंड b आर को-प्राइम्स। इसमें एक चीज़ और करना, आप जब स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करोगे तो एक चीज़ और लिख लेना वहाँ पे, एज्यूम a एंड b आर को-प्राइम्स, क्योंकि ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा। इंटीजर्स तो हमने ले लिए a और b, तो इनको हम को-प्राइम्स भी लेंगे। तो जब हमने ऊपर को-प्राइम्स हमने इनको मान लिया तो नीचे जब इसका कॉमन फैक्टर एक एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, तो जबकि को-प्राइम में हमारे एक ही कॉमन फैक्टर दोनों में आना चाहिए, a और b में वो होना चाहिए 1, जबकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारा 3 भी आ रहा है। तो हमने माना था कि इसको मानना है a एंड b आर को-प्राइम्स। स्टार्टिंग में ये लाइन ज़रूर लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई क्योंकि a एंड b आर को-प्राइम्स, को-प्राइम्स में एक आता है कॉमन फैक्टर 1 होता है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो बस हम यहाँ लिख देंगे सो our assumption is incorrect। ओके, ये लिखने के बाद बस अब ये लिख देंगे, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेंगे, सो वी कैन कंक्लूड या लिखते वी कंक्लूड that √3 is irrational number। क्लियर, hence proof। ठीक है, एक लाइन हम लिखना भूल गए थे, वो ज़रूर लिख लेना कि a एंड b जब इंटीजर्स हैं तो ये भी अज्यूम करना है कि अज्यूम a एंड b आर को-प्राइम्स। तो बस वहाँ हमने को-प्राइम्स लिए तो यहाँ हमने उसकी कॉन्ट्राडिक्शन को कह दिया, कॉन्ट्राडिक्शन का नाम लेके कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हमारी फेल हो रही है, क्योंकि को-प्राइम्स में एक ही कॉमन फैक्टर आता है, जबकि यहाँ पे 3 आ रहा है कॉमन फैक्टर। को-प्राइम्स में 1 फैक्टर आता है, 1 से ही डिवाइड होते हैं दोनों, और कोई फैक्टर नहीं आता। ठीक है, तो बस ये लिखना है। होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो आप पूछ